नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। मैं हूं पंडित देवेश पांडे और आज मैं हाजिर हूं एक नया विषय लेके जो आज के डेट में हर घर में कहीं ना कहीं समस्या होती है या फिर उस समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। जी हां, आज का जो विषय है वो विषय विवाह का है। क्या है कि बहुत सारे लोगों की तकलीफें देख रहा हूं मैं। आज के डेट में हमारे पास लगभग 10% कुंडलियां मात्र विवाह से संबंधित आ रही हैं कि पंडित जी विवाह का योग कब है, विवाह होगा या नहीं होगा। तो हमने सोचा कि इसके लिए एक सीरीज बनाते हैं कि विवाह के योग के कौन सी युतियां होती हैं, कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं कि विवाह का योग बनाते हैं। तो आज अगर हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ये हमारा पहला वीडियो है विवाह से संबंधित, विवाह के रिगार्डिंग कि आपकी कुंडली में विवाह योग है या नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में अविवाहित रहने का योग है। तो कृपा करके ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, आज का जो दौर है और जो नया जनरेशन है जो कॉर्पोरेट लाइफ स्पेंड कर रहा है, मेट्रोपोलाइट सिटी में जी रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनका जीवन थोड़ा सा थम सा गया है इसको लेके कि संस्कार क्या होती है और विवाह एक संस्कार है और ये संस्कार का पालन कैसे किया जाए। तो उनसे उत्पन्न हुई जो जनरेशन है, जो उनके संतति जन्म लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इस प्रकार की नकारात्मकता है। क्या है, जैसे कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बहुत समय तक स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद विवाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो है व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता ला ही देता है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे वहाँ मित्रवत संबंध है उनके परिवार से, और उनके वहाँ के लोग आए थे कुंडली लेके कि हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पंडित जी कृपया देखिए। तो मैंने पत्रा वगैरह देखा, उनका कुंडली देखा। देखने में हमें जो समझ में आया कि उस कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही साफ और सटीक बताता है, मैथ की तरह। इसको जो तत्काल के ज्योतिषी हैं एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। तो मैंने कहा विवाह का योग नहीं है। पंडित जी ने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे फोटो पड़े हुए हैं, पत्रिकाएं पड़ी हुई हैं, 32 गुण से मिल रहा है, 36 गुण से मिल रहा है। हमने कहा तो फिर विवाह क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ दिक्कत आ जा रही है। तो हमने कहा कि भैया विवाह का योग नहीं है और विवाह नहीं होगा इस बालक का। उन्होंने कहा अरे कुछ उपाय निकालिए कुछ। हमने कहा कि भाई मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष का ज्ञान है और भविष्य देखता हूँ। मैं ग्रहों को हटा और हिला डुला थोड़ी ना सकता कि इस कुंडली में ग्रहों को उठा के मैं द्वितीय भाव में बैठा दूं, सप्तम भाव में बैठा दूं, उसका विवाह हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, फिर बात खत्म हुई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुस्तकों में जो लिखा हुआ मिलता है कि सप्तमेश स्ट्रांग हो, सप्तम भाव जो होता है विवाह का भाव होता है, सप्तमेश का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक होता है। इस पर भी मैंने रिसर्च किया। जो शास्त्र होते हैं वो रिसर्च करके उसमें ग्रोथ किया जाता है, डेवलप किया जाता है। वो सामाजिक दृष्टिकोण से उसमें रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारे लोग, जो ज्योतिषी लोग हैं, वही पुरानी पद्धति, फला जगह फला लिखा था। अरे भैया आज के दृष्टिकोण से चलो ना, क्या स्थितियाँ है, क्या परिस्थिति चल रही है, समाज में क्या चल रहा है। तो हमने जो शोध किया और 100% 99% हर एक कुंडली पे ये सटीक बैठा। मैं सप्तम को नकारता नहीं हूँ, लेकिन सप्तम एक सपोर्टिव है। 30% का वो सपोर्ट करता है। 30% अगर उसके थ्रू जाते हैं तो कुछ रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अन्य जो परसेंटेज हैं, मैक्सिमम परसेंटेज मैं द्वितीय भाव को देता हूँ। कुंडली का द्वितीय भाव अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो निश्चित ही उस जातक के जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, मतलब विवाह उसका होगा। अगर द्वितीय 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्टिगत हैं और द्वितीय भाव में अच्छे ग्रह की दृष्टि है या फिर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो 100% उस जातक का विवाह होगा, वो बालक हो या बालिका हो। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के विचार में, लोगों के मन में पड़ा हुआ है कि पुरुष के लिए अगर देखना है तो शुक्र का स्ट्रांग होना आवश्यक है, शुक्र का स्ट्रांग होना आवश्यक है। लेकिन महिला की कुंडली में बृहस्पति का स्ट्रांग होना विवाह के लिए बहुत आवश्यक है। इसको मैं पूरा काटता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। मैंने जो शोध किया और शोध में पाया कि पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र स्ट्रांग हो तो विवाह उसका होता है। और साथ ही साथ अगर महिला की कुंडली है तो महिला की कुंडली में
मंगल का बलशाली होना, बलाबल होना बहुत आवश्यक है। शुभ ग्रहों में, शुभ राशियों में बैठना, शुभ हाउसेस में बैठना, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत होना शादी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी जातक जो पुरुष है उसकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है, द्वितीय भाव स्ट्रांग है, कोई काट नहीं सकता, 100% डंके के चोट पे उसका विवाह होगा। और वहीं अगर किसी महिला की कुंडली है, द्वितीय भाव स्ट्रांग है और साथ ही साथ मंगल बलशाली हैं, अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्टिगत हैं, कोई काट नहीं सकता, उसका विवाह होगा। अच्छा, अविवाहित योग कब होगा? अविवाहित योग तब होता है जब द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वादश ऐसे बनता है। द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वादश, इन तीनों की युति या फिर इन तीनों का संबंध हो, ऐसे जातक की कुंडली में विवाह का योग कम होता है। और अगर बनता भी है तो 40 साल के बाद ऐसा विवाह हो पाता है। मतलब 30 भइल तो फीस भइल, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, 30 भइल तो फीस भइल। तो 30 के बाद क्या वैवाहिक योग बनता भी है तो क्या उसका कोई वो थोड़ी ना है, आधा जिंदगी तो खत्म हो गया। 60 साल की, 70 साल के लोगों की जिंदगी रह गई है। देखिए, मैं सप्तम भाव को नकारता नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे पोंगे पंडित जी लोग हैं, वो नवमांस को लेकर उछलते कूदते हैं। देखिए भैया, पूर्वी क्षितिज पे जब जो नक्षत्र उदय हो रहा था, जो लगन उदय हो रहा था, उस समय आपका जन्म हुआ, तो मैं तो 70% लगन को ही महत्व देता हूँ। अन्य जो भी कुंडलियाँ हैं, जो भी चक्र हैं, D9 है और जो भी 36-65 प्रकार के जो भी चक्र हैं, वो सब सपोर्टिव हैं। 10-20% का उनसे हम मदद ले सकते हैं कैलकुलेशन में, अन्यथा उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। लगन से ही संपूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है। तो आज मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव की अपेक्षा शादी के लिए द्वितीय भाव बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके द्वितीय से स्ट्रांग है, द्वितीय भाव स्ट्रांग है, तो आपका विवाह होगा, 100% होगा। तो अगर आपका आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो कृपा करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें एक आत्मविश्वास प्राप्त हो और इस सीरीज़ में अन्य बहुत सारे एपिसोड हम बनाएं और आपके ज्ञान के लिए ये उत्तम हो। तो इसी शब्दों के साथ आज हम विराम देंगे। नमस्कार, जय मां विंध्यवासिनी।